वेलकम बैक टू द लॉ चेक। अपनी कंपनी लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपनी लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी के बीच में। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर HUF एक फैमिली बेस्ड बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक फैमिली मिलकर बिजनेस करती है और ये फैमिली हिंदू लॉ के रूल्स फॉलो करती है। और HUF के अंदर हमारे एक कर्ता होते हैं जो फैमिली के हेड होते हैं, और एक जितने भी बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई लॉ के थ्रू बनाई हुई कंपनी नहीं होती, बल्कि फैमिली के साथ ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है। दूसरी ओर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अब कंपनी इंसान की तरह लॉ की नज़र में अलग आइडेंटिटी रखती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, केसेस फाइल कर सकती है और केसेस को फेस भी कर सकती है। तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो मेंबर से अलग होता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रखती। लॉ की नज़र में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग लीगल पर्सन या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं माना जाता। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से अपने नाम से इंडिपेंडेंटली केस फाइल नहीं कर सकती और ना ही इनके ऊपर केस किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। कंपनी को लॉ के अंदर अलग जुरिस्टिक पर्सन माना जाता है। मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, वो स्यू कर सकती है, उसको सू किया भी जा सकता है, और मेंबर्स और कंपनी अलग, दोनों को अलग अलग माना जाता है। मेंबरशिप की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबरशिप बर्थ या मैरिज से मिलती है। कोई अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो मेंबर होते हैं वो बर्थ से मेंबर बन जाते हैं, फिर मैरिज करके वो मेंबर बन जाते हैं। डेथ या पार्टीशन होने पर मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है और मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब जितने मर्जी मेंबर हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो सकते हैं। वहीं दूसरी साइड हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में मेंबरशिप अग्रीमेंट या शेयर्स लेने से मिलती है। मेंबर शेयर सब्सक्राइब करके मेंबर बनता है और शेयर्स ट्रांसफ़र करने पर मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है। मेंबर की जो लिमिट होती है वो कंपनी के टाइप पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। और 1% कंपनी में हमें सिर्फ 1 मेंबर चाहिए होता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैनेज करने की। कर्ता फैमिली का हेड होता है। बिजनेस के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कर्ता लेता है और उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। बाकी को पार्टनर्स जो होते हैं नॉर्मली वो मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी साइड कंपनी की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, कलेक्टिवली अथॉरिटी यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल डायरेक्टर अकेला कंपनी को बाइंड नहीं करता। कंपनी का डेली जो भी मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑनरशिप की। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली मिलाकर उस प्रॉपर्टी को ओन करती है। कर्ता सिर्फ उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, कर्ता उसका अकेला ओनर नहीं होता है। और जो भी को पार्टनर्स होते हैं उनका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। अगर हम दूसरी साइड कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पर होती है। जितने भी शेयर होल्डर्स जो भी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर उन वो ऑनर नहीं होते कंपनी के। कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होने की वजह से प्रॉपर्टी खुद ओन करती है। अगर हम मेंबर्स के राइट्स की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम को पार्टनर्स बोलते हैं, और कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो भी को पार्टनर्स के जो भी राइट्स होते हैं ना वो बाय बर्थ उनको मिल जाते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन ने जन्म लिया है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो वो जन्म से ही उसका क्या बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है वो जो भी प्रॉपर्टी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। पर दूसरी साइड हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स के जो भी राइट्स होते हैं वो शेयर्स के बेसिस पर मिलते हैं उन्हें। मतलब जितने ज़्यादा शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास होंगे उतना उनका राइट होगा। राइट कौन सा, जैसे वोटिंग राइट हो गया, डिविडेंड का राइट हो गया, मीटिंग अटेंड करने का राइट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो जनरली फैमिली प्रॉपर्टी तक लिमिटेड होती है। मतलब बिजनेस के जितने भी लॉसेज होंगे वो पहले जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से रिकवर होते हैं। नॉर्मली जो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो रिस्क में नहीं आती।
और दूसरी साइड अगर हम कंपनी की बात करें तो जो कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब शेयर होल्डर सिर्फ अनपेड शेयर कैपिटल तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर शेयर्स फुली पेड है तो उनकी कोई भी लाइबिलिटी राइज नहीं होती। पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो यहाँ पे सेफ रहते हैं। अब हम म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक मेंबर के एक्शंस दूसरे मेंबर को लीगली बाइंड कर देते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में म्यूचुअल एजेंसी होती है। मतलब कर्ता के एक्शंस जो भी होंगे वो पूरी फैमिली को बाइंड कर देते हैं। अगर कर्ता कोई बिजनेस डिसीजन लेता है तो उसका इफेक्ट सबको पार्टनर्स पर पड़ता है। वहीं दूसरी साइड हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। एक शेयर होल्डर्स या एक डायरेक्टर अकेला कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। कंपनी सिर्फ जितने भी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली जो डिसीजन लेते हैं कंपनी सिर्फ उसी चीज़ से बाइंड होती है। मिनिमम कैपिटल की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मिनिमम कैपिटल का कोई रूल नहीं होता। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जितनी प्रॉपर्टी या फिर जितना पैसा हो उसी से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन लॉ में मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट कंपलसरी नहीं होती। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है जो कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम उसके लिए 1 लाख रुपीज़ ज़रूरी होगा टू स्टार्ट अ कंपनी, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 5 लाख ज़रूरी होता है। ये कैपिटल कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम दिखाना ज़रूरी होता है। तो यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से ऑपरेट करती है। उसके नाम में कोई कंपनी जैसा वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी साइड कंपनी के केस में बात करें तो कंपनी में वर्ड लिमिटेड का यूज़ करना कंपलसरी होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है और पब्लिक कंपनी के एंड में वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है। ये वर्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि पब्लिक को पता चले कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वाइंडिंग अप या फिर डिसोल्यूशन या फिर कंपनी के वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वाइंडिंग अप पार्टीशन के थ्रू होता है। मतलब जब फैमिली मेंबर्स प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं तब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। इसके लिए कोई कोई कोर्ट या लीगल प्रोसीजर फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता। दूसरी साइड कंपनी की बात करें तो कंपनी का वाइंडिंग अप लॉ के थ्रू होता है। मतलब कंपनी को एंड करने के लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एनसीएलटी की ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन होता है। कंपनी अपने आप ख़त्म नहीं होती चाहे मेंबर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है डिफरेंस बिटवीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम मीनिंग से शुरू करते हैं। तो मीनिंग हम देखें तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और जितना भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होता है वो आपस में शेयर करते हैं। अभी जो बिज़नेस है ये पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट से बनता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के थ्रू बनती है। कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवा किया जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। गवर्निंग लॉ की बात करें तो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्नड होता है। मतलब जितने भी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन है, पार्टनर्स के राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, डिसोल्यूशन, सब कुछ क्या होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ऑन दी अदर हैंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्न होती है। मतलब कंपनी का जो भी इनकॉर्पोरेशन है, मैनेजमेंट है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, वाइंडिंग अप है, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब हम फॉर्मेशन की बात करें तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट से फॉर्म होती है। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ये अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। कैपिटल ड्यूटीज़ वगैरह डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी ड्यूटी होगी, कितनी लाइबिलिटी होगी। और इसी अग्रीमेंट जो भी एग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच में, इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इस केस के अंदर हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन आप कंपलसरी नहीं है कि आप करवाना चाहते हो आप करवाओ, नहीं करवाना चाहते हो आप नहीं करवाओ। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी कंपनी होती है वो बाय रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है। एमओए और एओए के साथ रजिस्ट्रेशन होता है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही कंपनी एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही हमारी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ रही है। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होना ज़रूरी होता है। मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर मेंबर्स 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो पार्टनरशिप लीगल नहीं रहती। ऑन दी अदर हैंड हम कंपनी की बात करें तो कंपनी
में मेंबर्स की संख्या कंपनी के टाइप पर डिपेंड करती है। अगर मान लो 1% कंपनी है तो सिर्फ हमें एक मेंबर चाहिए होता है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। नेचर ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब फर्म के जितने भी डेट्स होते हैं उनके लिए हर पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब कंपनी सिर्फ अपने अनपेड शेयर कैपिटल तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर शेयर्स फुली पेड होते हैं तो कोई लाइबिलिटी नहीं होती, और मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। मतलब मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। पर्सनल एसेट्स की बात करें तो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स रिस्क में होते हैं। मतलब अगर फर्म अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर पाती तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से पेमेंट की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड कंपनी में मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स सेफ होते हैं। मतलब मेंबर्स सिर्फ अपने अनपेड शेयर कैपिटल तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपनी के लॉसेस के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में। तो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होती है तो सब पार्टनर्स मिलकर करते हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप अग्री या तो सारे पार्टनर्स जो भी बोलेंगे वैसा होगा, या फिर जो भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा होता है वैसे मैनेजमेंट होती है कंपनी की। हर पार्टनर जो होता है वो फर्म का एक एजेंट माना जाता है। मतलब अपने एक्शन से वो फर्म और जितने भी बाकी पार्टनर्स होते हैं उनको वो बाइंड कर देता है। ऑन दी अदर हैंड कंपनी में मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब सिर्फ ओनरशिप और वोटिंग राइट्स रखते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ ओनरशिप और वोटिंग राइट्स होते हैं, बाकी जो मैनेजमेंट वगैरह होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ मिलकर करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को तब तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक बाकी पार्टनर्स अग्री ना करें। ये रूल इसीलिए होता है क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। दूसरी साइड कंपनी में इंटरेस्ट इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्पेशली पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती। मतलब पार्टनर्स की डेथ या फिर रिटायरमेंट या फिर इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फर्म का एग्जिस्टेंस पार्टनर्स पर डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड कंपनी में परपीचुअल सक्सेशन होती है। मतलब मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब डेथ हो गई मेंबर की या फिर इंसॉल्वेंट हो गया या एग्जिट के बाद भी कंपनी कंटिन्यू करती रहती है। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। फर्म का नाम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होता है, एक्चुअल ऑनरशिप पार्टनर्स के पास होती है। कंपनी में जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पर होती है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स नहीं होते। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से प्रॉपर्टी खुद ओन करती है। तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डिसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ईजी और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की डेथ अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसॉल्व हो सकती है एक पार्टनरशिप। पार्टनर्स की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या फिर म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप फर्म इजीली डिसॉल्व हो सकती है, और हर केस में कोर्ट प्रोसेस ज़रूरी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो डिसोल्यूशन है वो लीगल और लेंदी प्रोसेस होता है। मतलब कंपनी को एंड करने के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को या फिर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। एनसीएलटी के थ्रू वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होती है और कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लियरली समझा कि कंपनी, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक जैसे नहीं होते। हर बिजनेस फॉर्म का अलग लीगल स्टेटस, अलग लीगल लाइबिलिटी स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सिस्टम और अलग कंटिन्यूटी होती है। इस कंपैरिजन से ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती है। ये कंपनी लॉ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी फाउंडेशनल टॉपिक माना जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कंपनी लॉ के इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी लॉ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।